हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का थर्ड पार्ट है। जिन्होंने मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, सो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे कि जीएसटी में मतलब जो टैक्स है उसको राइट मतलब इम्पोज करने का राइट जो है वो कैसे मिला। तो ठीक है, तो हम आज जो पढ़ाएंगे वो आपको ये पढ़ाएंगे कि राइट टू इम्पोज इनडायरेक्ट टैक्स बाय द सेंट्रल या फिर यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर 101 अमेंडमेंट। 101 एक अमेंडमेंट है जिसके बाद ही जीएसटी आया था। ठीक है, तो जीएसटी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम ये आपको बताएंगे कि प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टैक्सेशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन से रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो हमको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है कि 26 जन 1950 में जो है हमें फ्रीडम मिला था, तो उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ पावर टू, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ पावर इज टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस emerge फ्रॉम इट। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि टैक्स को लेवी करने एंड टैक्स को कलेक्ट करने की पावर किसको कहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो हमको इसलिए इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और प्रिमल जो है वो 25 पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, तो जो जीएसटी है वो किस आर्टिकल में आता है, जो हमारा जीएसटी है, और जो शेड्यूल है किस शेड्यूल में जीएसटी आता है उसकी भी हम आपको बात करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पावर्स जो हैं वो डिवाइड की गई हैं, तो पावर्स जो डिवाइड की गई हैं वो 3 गवर्नमेंट्स को डिवाइड की गई हैं। ठीक है, सो सबसे पहली जो हमारी गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों को अलग अलग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि किस, देखिए हम जब बात कर रहे हैं टैक्स की तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस गवर्नमेंट को कौन सी पावर मिली है कि वो कौन सा टैक्स कलेक्ट कर सकता है और कौन सा जो टैक्स है वो लेवी कर सकता है, मतलब कौन सा टैक्स हमारे ऊपर लगा सकता है। तो ऑलरेडी एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, सुप्रीम पावर ऑफ लॉ है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ नहीं लिखा गया है या फिर कोई भी टैक्स को नहीं बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको कलेक्ट करने की या उसको लेवी करने की परमिशन किसी भी गवर्नमेंट को नहीं होती है। और अगर वो टैक्स को लेवी करता है या कलेक्ट करता है तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इफ एनी लॉ act, rule, notification in order is not in conformity with the constitution। मतलब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है तो उस चीज को कलेक्ट करने का राइट कोई भी गवर्नमेंट को नहीं है। और अगर वो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस, मतलब वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी को भी पावर नहीं दी गई है तो दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्स को कलेक्ट करने की पावर दी गई है। तो हम आपको ये बताएंगे कि प्रोविजन मतलब टैक्स से रिगार्डिंग क्या प्रोविजन किया गया है। ठीक है, सो जब भी हम बात करें प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टैक्सेशन तो हमें 3 आर्टिकल्स पढ़ने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला आर्टिकल 265 क्या होता है, आर्टिकल 245 क्या होता है। देखिए हमने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो टैक्स का प्रोविजन है वो किन किन आर्टिकल्स में हुआ है और किस शेड्यूल में हुआ है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 265 है हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए
कोई भी, हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है, हमारा जो इंडिया है वो फेडरल जो स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे जो पावर्स होती हैं, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी पावर्स होती हैं या कोई भी पावर जो होती हैं वो 3 गवर्नमेंट्स में डिवाइड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इन्होंने तीनों में डिवाइड्स होती हैं कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या राइट्स है, ये ऑलरेडी डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड मैं आपको पहले समझा दूँ, यूनियन टेरिटरी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी मतलब कोई भी ऐसा स्टेट या फिर कोई भी ऐसा स्टेट या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे यूनियन का कमांड होता है, मतलब जहाँ पे सेंट्रल जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका कमांड होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी। मतलब ये क्या है, एक स्टेट है, ठीक है, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा जो राइट होता है कमांड करने का कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, वो किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दैट मीन्स कि जब जो राइट्स होते हैं वो स्टेट से ज़्यादा सेंट्रल को, कोई भी स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ पे स्टेट से ज़्यादा जो है राइट्स जो होते हैं वो सेंट्रल के हैंड में होते हैं और वहाँ पे जो पूरा कमांड होता है वो सेंट्रल का होता है, तो उसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल, जैसे कि पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। तो हम अभी बात कर रहे हैं आर्टिकल 265। तो आर्टिकल 265 मुझसे क्या कहता है, आर्टिकल कहता है कि टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई भी ऐसा टैक्स इम्पोज्ड नहीं किया जा सकता है, और तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिखा ना गया हो, ठीक है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो तब तक कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है जब तक आर्टिकल 265 एक तरीके से नेगेटिव आर्टिकल है जो हमें बताता है तब तक कोई भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है जब तक उसने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस ना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में ना बताया गया हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उस लॉ के लिए जगह है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ बताया गया है, मतलब कोई भी टैक्स के बारे में बताया गया है, तभी वो गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर सकती है या फिर कलेक्ट कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब इसका यही हो गया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, अगर उसको कोई भी टैक्स जिसको लेवी करने का या कलेक्ट करने का चार्ज कोई भी गवर्नमेंट को तब तक नहीं होगा जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको नहीं बताया गया। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 265 क्या कहता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि जो भी लॉ है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होते हैं उसको बनाने का राइट किसका होता है। तो ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल 265 में बताया गया है कि कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको बनाने का जो राइट है किनको दिया गया है। तो पहला, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट में मेक अ लॉ फॉर द होल एंड एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी जो सेंट्रल होती है, पार्लियामेंट होती है, वो पूरी कंट्री के लिए, मतलब पूरे इंडिया के लिए भी रूल बना सकती है, मतलब कि रूल्स जो भी लॉ है वो बना सकती है, या फिर इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ को बना सकती है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट may make a law for the whole part of the state। मतलब स्टेट के लॉज को बनाने का राइट किसका होता है, स्टेट का होता है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है उसको लॉ बनाने का राइट सिर्फ स्टेट का होता है या फिर स्टेट के किसी पार्ट का होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ फ्रेंड्स और याद रखिएगा कि मान लीजिए कि हमने पहले ही बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो सुप्रीम पावर ऑफ लॉ होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पावर ऑफ लॉ है, इसी तरीके से अगर किसी स्टेट में कोई लॉ बनाया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया कि स्टेट को लॉ बनाने का राइट क्या होता है, अपने स्टेट के बारे में होता है, अपने स्टेट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं या स्टेट के किसी पार्ट के लिए बना सकते हैं। बट पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को
होल या एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए बना सकता है, इंडिया के किसी पार्ट के लिए बना सकता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम यूपी में रह रहे हैं या फिर हम किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई लॉ बनाया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके लिए कोई लॉ बनाना चाहती है, अगर उसके लिए उसको लगता है कि हाँ ये लॉ ठीक है, तो उस केस में किसका लॉ अप्लाई होगा, ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। तो हमेशा याद रखिएगा उस केस में सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम पावर हो जाती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो अगर दो हमारे पास जस्टिफिकेशन है तो हम किसकी जस्टिफिकेशन को ऊपर रखेंगे, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिफिकेशन को ऊपर रखेंगे। तो इसी तरीके से हमारे अगर स्टेट ने कोई भी लॉ बनाया है और सेंट्रल भी कोई लॉ बना रही है उसी स्टेट के लिए, तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका लॉ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मतलब उसको फॉलो करेंगे। तो जो लॉ बनाने का जो राइट है वो आर्टिकल 255 में दिया गया है, 245 में सॉरी, ठीक है। तो 245 में लॉ बनाने का राइट बताया गया कि किसको क्या लॉ बनाने का राइट है। अब आर्टिकल 246 इज अ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर टैक्सेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टैक्सेशन के लिए प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टैक्सेशन इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 246 एंड 265, डायरेक्टली रिलेटेड टू द, हालांकि तीनों से रिलेटेड है। चलिए बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल 246 की, ठीक है। तो आर्टिकल 246 क्या कहता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। सब्जेक्ट मैटर मतलब कि आप देखिए, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे तो हमको लॉ बनाने का सिर्फ राइट दिया गया है, आर्टिकल 245 में लॉ बनाने का राइट दिया गया कि किस स्टेट को, मतलब स्टेट के लॉ बनाने का राइट स्टेट को है, और सेंट्रल मतलब इंडिया के कहीं पे भी किसी भी पार्ट के लिए या पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाने का राइट हमारे पार्लियामेंट को है। तो लॉ बनाने का राइट हमें पता चल गया। अब लॉ में जब हम लॉ बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट मैटर का राइट किसको दिया गया है ये हमको बताता है आर्टिकल 246, क्लियर। अब आर्टिकल 246 में ध्यान रखिएगा, जब हम आर्टिकल 246 की बात करेंगे तो 7वें शेड्यूल की बात करेंगे। हमने भी आपको बताया था कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जो 7 शेड्यूल है वो हमारा इससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो 7 शेड्यूल है उसमें ये बताया गया है कि 7 शेड्यूल में कि कौन से टैक्स को कलेक्ट करने की और लेवी करने की पावर जो है वो, देखो आप ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्लियर, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट लिस्ट 1 है, स्टेट लिस्ट लिस्ट 2 है, कॉन्करेंट लिस्ट लिस्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको इम्पोज करने, मतलब लेवी करने और कलेक्ट करने का जो राइट है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को राइट दिया गया है, मतलब मोदी, ध्यान रखिएगा, प्राइम नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि लिस्ट 1 में आर्टिकल 246(1) को में जितने भी लॉ बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू द मोदी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे बताइए कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है जिनको इम्पोज करने और कलेक्ट करने का जो राइट है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो लिस्ट 1 इज रिलेटेड टू दी यूनियन लिस्ट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, जो कि रिलेटेड है आर्टिकल 246(1), क्लियर, आर्टिकल 246(1), रिमेंबर दैट। फिर बात करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कौन से सब्जेक्ट मैटर का मतलब यहाँ पे हम वो सारी चीजें लिखेंगे जिन ड्यूटीज, राइट्स, कौन से ऐसे टैक्सेस है जिनको कलेक्ट करने और लेवी करने का जो राइट है, जो भी ड्यूटीज है उससे रिलेटेड वो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लिस्ट 2 इज रिलेटेड टू दी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कौन से ऐसे टैक्सेस हैं, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको कलेक्ट करने और इम्पोज करने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये ध्यान रखिएगा। वो लिस्ट 2 है, बट आर्टिकल जो है 246(3) है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 246(3) है। और कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको कलेक्ट करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में वो टैक्सेस लिखे गए हैं जिनको कलेक्ट करने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को टैक्स को कलेक्ट करने और इम्पोज करने का राइट है। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, कुछ स्टैंप ड्यूटी जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इम्पोज करती है, कुछ स्टैंप ड्यूटी ऐसी है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इम्पोज करती है। तो वो आर्टिकल 246(2) है। क्लियर। जो जीएसटी है, अब अगर हम बात कर रहे हैं जीएसटी, तो जीएसटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में ये चीज ध्यान रखिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, हम आपको जीएसटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जीएसटी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी हमारे इंडिया में। ऑलरेडी हमारे इंडिया में वैट था, मतलब मैं आपको बताऊंगी कितने तरीके के टैक्सेस पहले से ही थे, तो जीएसटी की जरूरत, नए टैक्स की जरूरत हमारे इंडिया में क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, बट ऐसे टैक्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ कलेक्ट करे, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया था। इसीलिए हमारा जीएसटी आया, और जीएसटी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 246(a) है। याद रखिएगा, जीएसटी को आर्टिकल 246(a) में इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर। सो आज के लेक्चर के लिए आप इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आर्टिकल 246(a) क्या है। ठीक है, जीएसटी क्या है, जीएसटी कब लॉन्च हुआ, किस कंट्री में सबसे पहले लॉन्च हुआ, तो हम